जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 17 अक्टूबर 2025 और हर रोज की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस आईआईटी में भारती बायोनेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया? हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस आईआईटी में भारती बायोनेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये किया है आईआईटी धारवाड़ में। कहाँ पर? आईआईटी धारवाड़ में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, इन्होंने आईआईटी धारवाड़ यानी जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे भारती बायोनेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य भारत में जैव उद्यमिता और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है, जिससे कि नई पीढ़ी के जो नवाचार है उनको व्यावसायिक रूप से विकसित किया जा सके। भारती बायोनेस्ट में कुल 15 स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को एलीटेक कर्नाटक योजना के तहत 50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह केंद्र जैव प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान और नवाचार को एकीकृत करने पर केंद्रित है, जिससे ग्रामीण और स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थायी समाधान तैयार किया जा सके। इस परियोजना के निर्माण के लिए धनराशि एमपी लैड्स के तहत 5.2 करोड़ और बाइरेक के द्वारा 5 करोड़ के वित्तीय सहयोग से पूरी की गई है। बाइरेक बोले तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा जो है 5 करोड़ के वित्तीय सहयोग से जो है पूरी की गई है। यह पहल भारत को बायो इकोनॉमी हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें आज के, तो हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका को किस बंदरगाह तक पहुंच प्रदान करने की पेशकश की है ताकि व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके? हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका को किस बंदरगाह तक पहुंच प्रदान करने की पेशकश की है ताकि व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके? तो इसको याद रखिएगा, पासनी बंदरगाह। किस बंदरगाह को? तो पासनी बंदरगाह। पाकिस्तान जो है, इसने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका को पासनी बंदरगाह तक पहुंच प्रदान करने की पेशकश किया है इसने, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना और अमेरिकी हितों को मध्य एशिया तथा खाड़ी देशों तक पहुंचाने में सहायता करना है। यह प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा अपने बंदरगाहों को वैश्विक व्यापारिक गलियारों में शामिल करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। पासनी बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर जिले में स्थित है, जो अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। यह बंदरगाह रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ग्वादर बंदरगाह से लगभग 286 किलोमीटर दूर और ईरान की चाबहार बंदरगाह से लगभग 113 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह कदम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपीईसी के अंतर्गत आने वाले व्यापारिक मार्गों से जुड़ाव को और भी सशक्त बनाता है। अमेरिका के लिए यह बंदरगाह ऊर्जा और खनिज संसाधनों तक वैकल्पिक पहुंच प्रदान कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को इससे विदेशी निवेश और कूटनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है। आज के अगर अगले प्रश्न की बात करें, तो भारत के महापंजीयक के द्वारा जारी 2023 सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में जन्मों की संख्या 2022 की तुलना में कितनी कम हुई? भारत के महापंजीयक यानी कि आरजीआई के द्वारा जारी 2023 सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में जन्मों की संख्या जो है 2022 की तुलना में कितनी कम हुई है? तो इसको जो है आपको याद रखना है, 2.32 लाख। कितना? 2.32 लाख। यह भारत के महापंजीयक यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, इनके द्वारा जारी 2023 की सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार देश में पंजीकृत जन्मों की संख्या में वर्ष 2022 की तुलना में 2.32 लाख की कमी दर्ज की गई है। यह प्रवृत्ति भारत में घटती जन्म दर और बदलते जनसांख्यिकीय पैटर्न की ओर संकेत करती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में कुल 2.52 करोड़ जन्म पंजीकृत किए गए, जबकि 2022 में यह संख्या अधिक थी। हालांकि
पंजीकरण कवरेज दर 98.4% तक पहुंच गई है, जो लगभग पूर्ण कवरेज का संकेत देती है। इसका अर्थ है कि जन्म दर में कमी आने के बावजूद रजिस्ट्रेशन प्रणाली अधिक सटीक और व्यापक हो रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मृत्यु दर में मामूली वृद्धि हुई है, जो स्वास्थ्य सेवाओं और महामारी उपरांत प्रभावों से जुड़ी मानी जा रही है। हालांकि सिक्किम के आंकड़े इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव भारत के जनसंख्या स्थिरीकरण यानी कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की दिशा में एक संकेत हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो हालिया अध्ययन के अनुसार बड़ी बिल्लियों में किस प्रजाति में सबसे कम आनुवंशिक विविधता पाई गई है? हालिया अध्ययन के अनुसार बड़ी बिल्लियों में किस प्रजाति में सबसे कम आनुवंशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई गई है? तो इसको याद रखिएगा, हिम तेंदुआ। किसमें? हिम तेंदुआ में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन में पाया गया है कि हिम तेंदुए में सभी बड़ी बिल्लियों की तुलना में सबसे कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। इस अध्ययन में 37 हिम तेंदुओं के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का विश्लेषण किया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि उनकी आनुवंशिक विविधता गंभीर रूप से सीमित है। शोधकर्ताओं ने बताया कि विकासवादी इतिहास के दौरान हिम तेंदुओं की आबादी में लगातार कमी आने के कारण उनके जीन पूल में विविधता घटती चली गई। यह स्थिति उन्हें बीमारियों, जलवायु परिवर्तन और आवास हानि जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। हिम तेंदुए को पहाड़ी भूत कहा जाता है, यानी कि घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ रूप से दिखाई देता है और ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों में निवास करते हैं। संरक्षण विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी आनुवंशिक विविधता बढ़ाने के लिए सीमा पार संरक्षण कार्यक्रम और प्रजनन प्रयासों की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत में जंगली हाथियों की संख्या में गिरावट का खुलासा हाल ही में किस प्रकार की जनगणना से हुआ है? भारत में जंगली हाथियों की संख्या में गिरावट का खुलासा जो है हाल ही में किस प्रकार की जनगणना से हुआ है? तो ये हुआ है डीएनए आधारित जनगणना से। किससे? डीएनए आधारित जनगणना से। अखिल भारतीय समकालिक हाथी अनुमान 2025 के तहत की गई भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी जनगणना से यह पता चला है कि देश में जंगली हाथियों की संख्या में लगभग 18% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गणना के अनुसार वर्तमान में भारत में 22,446 जंगली हाथी बचे हैं, जबकि वर्ष 2017 में यह संख्या 27,312 थी। यह अध्ययन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रोजेक्ट एलिफेंट और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। डीएनए आधारित तकनीक के माध्यम से प्रत्येक हाथी के अद्वितीय आनुवंशिक पहचान को ट्रैक किया गया ताकि अधिक सटीक जनगणना संभव हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट मानव हाथी संघर्ष, अवैध शिकार और आवास क्षेत्र के सिकुड़ने का परिणाम है। सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर हाथी संरक्षण मिशन 2030 के तहत नए संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना और कॉरिडोर के विस्तार की दिशा में कदम उठाने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है आज का कि यूनेस्को ने चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं के लिए हाल ही में किस प्रकार का संग्रहालय शुरू किया है? यूनेस्को ने चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं के लिए हाल ही में किस प्रकार के संग्रहालय शुरू किया है? तो इसको जो है आपको याद रखना है, आभासी संग्रहालय। किस प्रकार का संग्रहालय शुरू किया गया है? तो आभासी संग्रहालय यानी कि वर्चुअल संग्रहालय। यूनेस्को जो है इसने मोंडिया कल्ट 2025 सम्मेलन के दौरान चोरी या अवैध रूप से तस्करी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं के लिए एक आभासी संग्रहालय यानी कि वर्चुअल म्यूजियम का आधिकारिक शुभारंभ किया। यह पहल अपनी तरह की पहली वैश्विक परियोजना है जिसका उद्देश्य विश्व भर में चोरी हुई सांस्कृतिक धरोहरों को डिजिटल रूप में संरक्षित करना है। यह संग्रहालय सदस्य देश के आग्रह पर विकसित किया गया है ताकि सांस्कृतिक विरासत की अवैध तस्करी के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म पर चोरी या लापता हुई मूर्तियों, कलाकृतियों और ऐतिहासिक वस्तुओं की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी पहचान और पुनर्प्राप्ति में सहायता मिलेगी।
इस परियोजना को वित्तीय सहायता सऊदी अरब द्वारा प्रदान की जा रही है और इसके संचालन में इंटरपोल भी सहयोग कर रहा है। यह पहल वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा और पुनर्स्थापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने में सहायक होगी। आज का अगला प्रश्न है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के में किस कार्यकाल के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस कार्यकाल के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, तो ये निर्वाचित किया गया है 2026-28 के लिए। किस कार्यकाल के लिए? 2026-28 के लिए। भारत को जो है संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी के 7वें कार्यकाल के लिए वर्ष 2026 से 2028 की अवधि हेतु निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। यह उपलब्धि भारत की वैश्विक कूटनीतिक साख और मानवाधिकार संरक्षण के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मानवाधिकार परिषद एक 47 सदस्यीय अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। यह संस्था विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए कार्य करती है। यह तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा को जो है अपनी सिफारिशें भेजती है। भारत का 7वीं बार निर्वाचित होना इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक समुदाय भारत को एक जिम्मेदार और विश्वसनीय लोकतंत्र के रूप में देखता है। भारत ने अपने पिछले कार्यकालों के दौरान भी मानवाधिकारों, लैंगिक समानता और सतत विकास के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आज का कि लिप्स 2025 पहल जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। लिप्स 2025 पहल जो है जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है लॉजिस्टिक क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को मानकीकृत करना। लॉजिस्टिक क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को मानकीकृत करना इसका उद्देश्य है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल, इन्होंने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक प्रमुख पहल लिप्स 2025 का शुभारंभ किया। लिप्स का अर्थ है लॉजिस्टिक एक्सीलेंस, एडवांसमेंट, परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि लॉजिस्टिक उत्कृष्टता, उन्नति, प्रदर्शन और मानकीकरण। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में दक्षता, स्थिरता, नवाचार और आधुनिक तकनीक को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत लॉजिस्टिक्स कंपनियों और औद्योगिक निकायों और राज्यों को उनके प्रदर्शन और नवाचार के आधार पर मान्यता दी जाएगी। लिप्स 2025 भारत को एक वैश्विक लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों और सशक्त बनाते हुए देश के व्यापारिक ढांचे को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएगी। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में किस उद्देश्य से संशोधन किया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में किस उद्देश्य से संशोधन किया है, तो ये संशोधन किया गया है विदेशी मूल के निवासियों के लिए विवाह पंजीकरण आसान बनाने के लिए। उत्तराखंड सरकार जो है इसने समान नागरिक संहिता में जो है संशोधन करते हुए विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल बना दिया है। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में रहने वाले नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के नागरिकों को बिना आधार कार्ड के भी अपने विवाह पंजीकरण कराने की अनुमति देना है। यह कदम राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती समुदायों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे पहले इन नागरिकों को विवाह पंजीकरण के लिए कई दस्तावेजी बाधाओं का सामना करना पड़ता था। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 विवाह, तलाक और लिव इन संबंधों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। इसके अंतर्गत पंजीकरण नहीं कराने पर दंड का भी प्रावधान है। यह पहल जो है देश में समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करें तो ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस पारिस्थितिकी तंत्र को विश्व का पहला जलवायु परिवर्तन बिंदु घोषित किया गया है। ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस पारिस्थितिकी तंत्र को विश्व का पहला जलवायु परिवर्तन बिंदु जो है घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है प्रवाल भितिया को।
ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स रिपोर्ट 2025 जो है, इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि गर्म जल की प्रवाल भित्तियाँ जो है विश्व का पहला ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बन गई है जो जलवायु परिवर्तन बिंदु यानी क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है। इसका अर्थ है कि अब ये भित्तियाँ वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण स्थायी और अपरिवर्तनीय क्षति झेल रही है। जलवायु परिवर्तन बिंदु उस सीमा को दर्शाता है जहां तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि प्राकृतिक प्रणाली में गहरे और अस्थायी बदलाव ला सकती है। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री जैव विविधता का आधार है और इनका नष्ट होना लाखों समुद्री जीवों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि एक बार यह सीमा पार हो जाने के बाद प्रवाल भित्तियों का पुनर्स्थापन लगभग असंभव हो जाएगा। यह स्थिति न केवल समुद्री पारिस्थितिकी बल्कि वैश्विक जलवायु संतुलन के लिए भी गंभीर चुनौती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे नई वास्तविकता कहा है जहां पारिस्थितिकी परिवर्तन अब वापस नहीं लौट सकते। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से याद हो गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।